बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम यानी ऐसी सूरत हाल जहाँ पे नेटवर्क ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो मगर टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। यानी उसने ट्रेनिंग सैंपल्स को तो याद कर लिया है लेकिन उसने डेटा को अच्छी तरह से मॉडल नहीं किया। इस प्रॉब्लम को हमने तफसील से गुज़िश्ता टॉपिक में डिस्कस किया था। करंट टॉपिक के अंदर इस प्रॉब्लम के सलूशन पे बात होगी जिसको हम रेगुलराइजेशन कहते हैं। रेगुलराइजेशन से मुराद ये है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व ना हो सकें या जो इल पोस्ट हों उन प्रॉब्लम्स के अंदर ओवरफिटिंग को अवॉइड किया जाए और ओवरऑल मॉडल ऑफ द डेटा को लर्न करने की कोशिश की जाए रादर दैन उन सैम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाए जो सॉल्व करना मुनासिब नहीं है, ये जो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। रेगुलराइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो हमारी एरर टर्म होती है, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू लर्निंग के अंदर एक बहुत अहम किरदार एरर टर्म का होता है जो बताता है कि आपकी लर्निंग अच्छी है या बुरी है। उसी एरर टर्म के अंदर हम एक और टर्म का इजाफा करते हैं जो हमारे मॉडल को रेगुलराइज करती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है एरर प्लस लैम्डा टाइम एफ ऑफ डब्ल्यू। एफ ऑफ डब्ल्यू एक फंक्शन है जिसको लैम्डा से वेट करके हम एरर में शामिल कर रहे हैं। अब अगर एफ ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई तो इसका मतलब एरर बढ़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल एरर के अंदर एरर की जो फार्मूला आपने यूज़ किया था जैसे रूट मीन स्क्वायर एरर या क्रॉस एंट्रोपी वो भी शामिल है और साथ साथ एफ ऑफ डब्ल्यू भी शामिल है। तो एफ ऑफ डब्ल्यू के थ्रू हम पीनलाइज करते हैं ओवरफिटिंग को। अगर ओवरफिटिंग हो रही हो तो एफ ऑफ डब्ल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है और वो फिर नेटवर्क को ये नज़र आता है कि एरर तो बढ़ रहा है, तो फिर वो ओवरफिटिंग को कम करता है ताकि एरर की टर्म भी कम हो जाए। और रेगुलराइज़र ये बता रहा है कि आपने डेटा के ऊपर एरर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या ओवरफिटिंग या उन नॉइजी सैम्पल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो जिस टर्म को आप जितनी इंपॉर्टेंस देना चाहें वो आप लैम्डा के थ्रू दे सकते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू हम बड़ी इस्तेमाल करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान वो स्मूथ बाउंड्रीज लर्न करेगा और नॉइजी सैम्पल्स को अवॉइड करेगा। इसी तरह से अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी हुई तो वो बहुत ज़्यादा रेगुलराइजेशन नहीं करेगा बल्कि डेटा की वजह से या जो में इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन की वजह से या इनकरेक्ट एस्टिमेशन की वजह से जो एरर्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें 3 न्यूरॉन्स हैं जिससे स्मूथ बाउंड्री नज़र आ रही है बिटवीन ग्रीन एंड रेड रीजन्स, बट देयर आर फ्यू रेड सैम्पल्स विच आर नॉट बीन करेक्टली क्लासिफाइड। इस प्रॉब्लम में जब हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं 6 न्यूरॉन्स तो उसमें कुछ रेड डॉट्स को क्लासिफाई मज़ीद करने की कोशिश की है नेटवर्क ने। सिमिलरली 20 न्यूरॉन्स के साथ वो सारे रेड डॉट क्लासिफाई करा, पर ये बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा अनइवन सी है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग तो हो जाएगी लेकिन टेस्टिंग के वक्त नॉइज़ में ज़रा सी सैम्पल्स के अंदर ज़रा सी भी नॉइज़ आई या सैम्पल्स में ज़रा सी भी वेरिएशन आई तो ग्रीन को रेड और रेड को ग्रीन क्लासिफाई कर सकता है, जो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। इनफैक्ट 3 न्यूरॉन वाला मॉडल ही ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन दे रहा है। लैम्डा का रोल इस रेगुलराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए है। तो इस एग्जांपल में लैम्डा की वैल्यू जब 0.001 हमने चूज़ किया, यानी बहुत छोटी वैल्यू है लैम्डा की, उसमें नेटवर्क ने बहुत ज़्यादा रेगुलराइजेशन ट्राई नहीं करी है, तो स्टिल वो सैम्पल्स को जो नॉइजी सैम्पल्स थे जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल हो रहे थे उनको भी उसने सही क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो विद लैम्डा 0.001 वी कैन सी सम ओवरफिटिंग। जैसे जैसे मैं लैम्डा को बढ़ाता जाता हूँ 0.001 से 0.01 पे लाता हूँ और 0.01 से 0.1 पे लाता हूँ, तो हमारी जो सेपरेटिंग बाउंड्री है बिटवीन ग्रीन एंड रेड सैंपल और बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव क्लासेस वो स्मूथ हो जाती है।
तो इससे हमें नज़र आता है कि रेगुलराइज़र को इंट्रोड्यूस करने से आपकी जो क्लासिफिकेशन बाउंड्री है वो स्मूथ कंप्यूट होती है। तो ट्रेनिंग के वक्त वो कुछ नॉइजी सैम्पल्स को तो मिस क्लासीफाई कर देगा, लेकिन टेस्टिंग के वक्त ओवरऑल वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। अब रेगुलराइजेशन का जो फंक्शन था एफ ऑफ डब्ल्यू, उसकी क्या फॉर्म हो सकती है? उसकी एक फॉर्म ये है कि मैं L1 नॉर्म इस्तेमाल करूँ, यानी L1 नॉर्म ऑफ द वेट्स, यानी नेटवर्क के अंदर बहुत सारे वेट्स हैं, उनका मैं L1 नॉर्म कंप्यूट कर लूँ। सर जब मैं L1 नॉर्म कंप्यूट करूँगा तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उन वेट्स की वैल्यू कंप्यूट हो रही होगी, और L1 नॉर्म में चूँकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो वेट की नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू हो, वो इफ इट्स अ लार्ज वैल्यू वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगी, इट्स अ स्मॉल वैल्यू वो इसी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगी। तब अगर बहुत सारे वेट्स हैं और उनकी बहुत बड़ी 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 वैल्यूज़ हैं, तो जब उन बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के ऊपर मैं L1 नॉर्म लूँगा तो मेरी जो लॉस टर्म है उसके अंदर तो लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये तो मुझे नज़र आएगा कि नेटवर्क तो कन्वर्जिंग और ग्रेडियंट डिसेंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जहाँ क्लासिफिकेशन एरर को कम करने की कोशिश करेगा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, इसी तरह से वो वेट्स की वैल्यूज़ भी कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे दो कंपीटिंग वैल्यूज़ है या दो कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट है। एक तरफ वेट की वैल्यू बढ़ानी है ताकि क्लासिफिकेशन सही हो जाए, और दूसरी तरफ वेट की वैल्यू कम करनी है ताकि जो L1 नॉर्म है वो कम हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि L1 नॉर्म जब हम शामिल करते हैं एज अ रेगुलराइज़र, तो नेटवर्क क्लासिफिकेशन को सही करने के लिए चंद एक वेट्स ऐसे होते हैं या कम वेट्स ऐसे होते हैं जिससे वो क्लासिफिकेशन परफॉर्म करता है और बाकी सारे वेट्स को ज़ीरो की तरफ पुश करना शुरू हो जाता है। तो L1 नॉर्म की वजह से हमारी ट्रेनिंग में स्पार्सिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कम वेट्स क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और बाकी सारे वेट ज़ीरो की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो के नेटवर्क के अंदर कैपेबिलिटी थी बहुत कॉम्प्लेक्स बाउंड्री लर्न करने की, लेकिन नेटवर्क उतनी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री को अवॉइड करेगा और उसकी बजाय एक सिंपल बाउंड्री लर्न करने की कोशिश करेगा जो चंद वेट्स से कंप्यूटेड होगी और बाकी सारे वेट ज़ीरो होंगे। तो L1 नॉर्म स्पार्सिटी प्रोड्यूस करती है वेट्स के अंदर। हम एफ ऑफ डब्ल्यू का जो फंक्शन है उसकी जगह L2 नॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते थे, यानी मैं वेट्स का स्क्वायर करके उनकी कंट्रीब्यूशन को एरर में शामिल कर रहा हूँ। अब वेट्स का चूंकि स्क्वायर किया गया है, तो अगर चंद एक वेट्स हुए जिसकी वैल्यू बहुत हाई हुई तो उनका स्क्वायर और भी बहुत हाई हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 5 वेट्स हैं और सब की वैल्यू 2 2 2 2 2 है, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 बनता है। लेकिन अगर मेरे पास इन 5 वेट्स में 4 वेट्स की वैल्यू बहुत छोटी हो, मिसाल के तौर पे 1 हो, लेकिन एक वेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे 5 हो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और उसके साथ बाकी जो वेट्स 1 थे तो +1 को 4 टाइम का 29 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक वेट की वैल्यू बहुत बड़ी सेट करने में L2 नॉर्म बहुत पेनलाइज करेगा, क्योंकि लॉस या एरर बहुत बढ़ रहा है। तो L2 नॉर्म ये करता है कि बजाय इसके कि स्पार्सिटी प्रोड्यूस करे, बजाय इसके कि चंद वेट्स की वैल्यू हाई करे और बाकी की लो करे, वो सारे ही वेट्स को एक इंटरमीडिएट वैल्यूज़ लर्न करने की कोशिश करते हैं, यानी ना उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि स्क्वायर की वजह से पेनल्टी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, और बहुत लो क्यों ना हो, क्योंकि अगर बहुत लो होगी तो इसका मतलब लर्निंग ही नहीं हो रही। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन या जो भी प्रॉब्लम है वो वेट्स की वैल्यू बढ़ाती है, और जो हमारी रेगुलराइजेशन टर्म है वो वेट्स की वैल्यू को कम करती है, लेकिन किसी भी वेट को बहुत ज़्यादा नहीं होने देती। ये हमारा इफेक्ट है L2 रेगुलराइजेशन का। सिमिलरली एक और रेगुलराइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं मैक्स नॉर्म कंस्ट्रेंट। इसमें भी हम L2 नॉर्म यूज़ करें, लेकिन हम एक अपर बाउंड डिफाइन कर देते हैं कि कोई भी वेट सर्टेन प्री डिफाइंड वैल्यू ऑफ C से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर उतनी ज़्यादा पेनल्टी प्रोड्यूस करेगा। तो मैक्स नॉर्म कंस्ट्रेंट इज सिमिलर टू L2 विथ अ अपर बाउंड डिफाइंड, ताकि आपकी जो
पेनल्टी की टर्म है वो एक सर्टेन बाउंड्स के अंदर रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो कर्व्स हैं, एक्स एक्सिस पे इपॉक्स हैं, वाई एक्सिस पे क्लासिफिकेशन एरर मौजूद है या क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी मौजूद है। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी जब हम यूज़ करते हैं इन ग्राफ में तो हायर वैल्यूज़ बेटर और एरर यूज़ करते हैं तो लोअर वैल्यूज़ बेटर। यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी मौजूद है। तो यहाँ पे इफ़ वी सी के ट्रेनिंग में और वैलिडेशन में गैप बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग तो हो रही है लेकिन वैलिडेशन में मॉडल लर्न नहीं कर पा रहा। इसका मतलब मॉडल की कैपेसिटी कम है। इस केस के अंदर हमें ट्रेनिंग कर्व और वैलिडेशन कर्व को करीब लाने के लिए अगर हमें लगेगा कि मॉडल ओवरफिट हो रहा है तो हम रेगुलराइजेशन शामिल कर देंगे। अगर हमें लगेगा कि मॉडल ओवरफिट नहीं हो रहा बल्कि उसकी लर्निंग ही कम है तो हम मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क के ऊपर चला के देख लेते हैं कि किस सिचुएशन में रेगुलराइजेशन हमें किस तरह से हेल्प करती है। इस इलस्ट्रेशन के लिए, इस इंटरैक्टिव एग्जाम्पल के लिए हम दोबारा tensorflow.playground.org के ऊपर जाएंगे और एक मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे विथ रेगुलराइजेशन। यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट डेटा सेट्स के अंदर से एक डेटा सेट चूज़ कर दिया। इस डेटा सेट को हम एक न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, जिसमें एक हिडन लेयर है और उसके बाद एक आउटपुट है, तो ये टोटल 2 लेयर्स हो जाती हैं विथ एन इनपुट लेयर। इसके अंदर 6 न्यूरॉन के थ्रू क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने कोई रेगुलराइजेशन नहीं रखी, एक सिंपल सा डेटा था, ये क्लासिफाई हो गया। जैसे कि डिस्कस हुआ कि रेगुलराइजेशन आपको उस वक्त मदद देती है जब आपके डेटा के अंदर नॉइज़ हो। तो हम डेटा के अंदर नॉइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ से मैंने डेटा के अंदर कुछ नॉइज़ शामिल कर दिया। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नॉइज़ शामिल करता जाता हूँ, यहाँ डेटा के अंदर ब्लू डेटा के साथ कुछ ऑरेंज सैंपल्स आ जाते हैं, इसी तरह ऑरेंज के साथ कुछ ब्लू आ जाती हैं, यानी अब कुछ नॉइज़ी सैंपल्स आ गए हैं। ये नॉइज़ी सैंपल्स अगर मॉडल में कैपेबिलिटी हो तो एक गलत बाउंड्री लर्न कर सकती है। अब इस नॉइज़ी सैंपल के ऊपर ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं। इस वक्त मॉडल में इतनी कैपेसिटी नहीं थी तो मॉडल ने थोड़ी सी लर्निंग कर ली है और उसके बाद मॉडल मज़ीद लर्न नहीं कर पा रहा। लेकिन इस वक्त लॉस काफ़ी ज़्यादा है, लॉस इस वक्त 0.16 है, यानी हमें मॉडल की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। तो जब मैं मॉडल की कैपेसिटी बढ़ाता हूँ मैं इसके अंदर एक और हिडन लेयर डाल देता हूँ और अब मैं इसके अंदर ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरा लॉस अब 0.5 पे मौजूद है और देखते हैं मज़ीद इससे ये नीचे जाता है या नहीं जाता। जैसे जैसे आइट्रेशंस बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे इपॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, वी कैन सी के ट्रेनिंग और टेस्ट कर्व की सेपरेशन भी बढ़ती जा रही है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त मॉडल इस ब्लू सैंपल को, जो एक नॉइज़ी सैंपल था वो ब्लू के ग्रुप की बजाय ऑरेंज वाले ग्रुप में था, उसको सही क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा है। यानी मॉडल को ब्लू को अलग कर देना चाहिए था, ऑरेंज को अलग कर देना चाहिए था, लेकिन अब ये ऑरेंज वाली जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी ब्लू क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली जो हमारे पास बॉटम लेफ्ट पे सैंपल है ब्लू, उसकी भी लर्निंग की कोशिश जारी है और वी कैन क्लियरली सी कि ट्रेनिंग और टेस्ट कर्व की सेपरेशन भी बढ़ी, यानी ये मॉडल ओवरफिट करना शुरू हो गया है। अगर इस मॉडल की मैं कैपेबिलिटी और बढ़ा दूं, यानी मैं दोनों लेयर्स के अंदर 8 न्यूरॉन्स डाल दूं और मैं इसको दोबारा से ट्राई करूं, या तो ये मॉडल और भी ज़्यादा ओवरफिट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इपॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, अगेन ये नॉइज़ी सैंपल्स को भी क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा है। पहले हमें एक स्मूथ बाउंड्री मिली थी लेकिन अब हमारी बाउंड्री की स्मूथनेस कम होती जा रही है और बाउंड्री कॉम्प्लेक्स होती जा रही है।
अब ये जो ओवर फिटिंग हो रही है, ये जो पहले हमारे पास अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन थी ब्लू और ऑरेंज सैंपल्स की, अब ये जो ओवर फिटिंग शुरू हो गई है, इस ओवर फिटिंग को कम करने का एक तरीका तो ये कि आप मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स बनाते ही नहीं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता शुरू में कि आपको कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ करना है, सिंपल यूज़ करना है, तो आप इसको रेगुलराइजेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलराइजेशन के अंदर हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन मौजूद हैं, L1 रेगुलराइजेशन, L2। हम L1 सेलेक्ट कर लेते हैं और लर्निंग रेगुलराइजेशन का जो इफेक्ट है उसको मैं 0.03 सेलेक्ट कर देता हूँ, यानी मैं अब एक L1 के थ्रू एक हैवी रेगुलराइजेशन करा रहा हूँ, और मैं नॉइस का इफेक्ट भी बढ़ा देता हूँ। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त तो ये ट्रेनिंग लॉस और टेस्ट लॉस फ्लैट हो गए, ये नेटवर्क लर्न नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है लर्न करने की। तो मैं नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता हूँ। मैंने 2 लेयर्स रखी हुई हैं, दोनों लेयर्स के अंदर 8 न्यूरॉन्स मौजूद हैं। इन न्यूरॉन्स की मदद से हम इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। चूँकि रेगुलराइजेशन का फैक्टर बहुत हाई है, इस वजह से तकरीबन सारे ही वेट ज़ीरो की तरफ पुश हो गए और एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा लॉस नीचे नहीं जा रहा। तो हम रेगुलराइजेशन की पेनल्टी या लैम्डा को थोड़ा कम कर लेते हैं और दोबारा से ट्रेनिंग ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुरू में तो लॉस डिक्लाइन नहीं हो रहा था, बट आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बट स्टिल रेगुलराइजेशन का इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेरी फ्यू वेट्स की हाई वैल्यू है, बाकी ज़्यादातर वेट्स की वैल्यू बहुत कम है। हम रेगुलराइजेशन की पेनल्टी को और कम कर देते हैं और इसको ट्रेन कराते हैं। अब हम देख रहे हैं कि लॉस क्विकली डिक्रीज़ हो रहा है, अब दोबारा फ्लैट हो गया। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग बाउंड्री है, हमारी जो क्लासिफिकेशन बाउंड्री बनी है इस ट्रेनिंग में, वो ओवरऑल स्मूथ है। कुछ ब्लू सैंपल्स हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं जो इनकरेक्ट क्लासीफाई हुए हैं, कुछ ऑरेंज सैंपल क्लियरली नज़र आ रहे हैं जो इनकरेक्टली क्लासीफाई हुए हैं। लेकिन जो डिसीजन बाउंड्री है वो ब्लू की सेंटर्ड के अराउंड, ऑरेंज ऑन दी साइड, वो डिसीजन बाउंड्री को एडजस्ट नहीं कर रहा नॉइजी सैंपल्स को क्लासीफाई करने के लिए। और हमारा जो ट्रेनिंग और टेस्ट लॉस है उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप मौजूद नहीं है। जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोग्रेस हो रही है इस गैप में थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमारी डिसीजन बाउंड्री अभी भी स्मूथ ही मौजूद है। तो इस रेगुलराइजेशन की वजह से नॉइजी सैंपल का इफेक्ट ओवर फिटिंग पे नहीं है, यानी मॉडल ओवर फिट नहीं कर रहा नॉइजी सैंपल्स को क्लासीफाई करने के लिए, बल्कि ओवरऑल वो अपनी क्लासिफिकेशन बाउंड्री को स्मूथ ही रख रहा है। चूँकि लॉस मज़ीद डिक्लाइन नहीं हो रहा, तो हम इसके अंदर लर्निंग रेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा लर्निंग रेट कम भी कर सकते हैं, और हम इसको आगे ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है उससे हमारे लॉस में मज़ीद कमी आ जाए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी एक्टिवेशन फंक्शन को लीनियर, सिग्मॉइड, रीलू या 10H में से किसी में से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम रेगुलराइजेशन L1 के साथ साथ L2 को भी ट्राई कर सकते हैं। हमें रीलू एक्टिवेशन फंक्शन से कोई बहुत ज़्यादा इनिशियली फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसके एरर को मिनिमाइज़ कर रहा है, और ट्रेनिंग और टेस्ट लॉस भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। क्लासिफिकेशन बाउंड्री भी रिफ़ाइन होना शुरू हो गई है, और साथ साथ ओवर फिटिंग भी हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी न्यूरल नेटवर्क के हाइपर पैरामीटर्स एडजस्ट करने की उस सिनेरियो में जहाँ पे आपके पास नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो। जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी तो ओवर फिटिंग की पॉसिबिलिटी मौजूद है। ट्रेनिंग करने के लिए आप नेटवर्क के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, लेयर्स बढ़ाएंगे, न्यूरॉन्स बढ़ाएंगे, उसकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी।
बट वो ओवरफिट हो सकता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हम L1 या L2 रेगुलराइजेशन का सहारा लेते हैं।